Hello students, this is chapter first, nationalism in Europe. We will discuss here the next topic, a new conservatism after 1815. नेपोलियन के बाद एक अलग पॉलिसी का उदय यूरोप में हुआ था, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटिज्म क्या था कि ये एक नई विचारधारा थी, सोच थी, जो कि पुराने राजतंत्र या परंपराओं को तो लागू रखना चाहती थी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बदलाव भी चाहती थी। आधुनिक जो मॉडर्नाइजेशन है वो भी चाहती थी। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। 1815 में जब यूरोप के अनेक देशों ने मिलकर वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को हराया था, उसके बाद कंजर्वेटिज्म की जो भावना थी वो तेज़ हो गई। Conservatives believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. कंजर्वेटिव्स जो थे वो पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो किसी भी तरीके से मोनार्की, राजशाही को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, चर्च को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, और बाकी जो सोसाइटी में जो ग्रुप्स बने हुए थे, प्राचीन समय से चले आ रहे थे, और जो प्रॉपर्टी के अधिकार मिले हुए थे, उनको आगे बढ़ाना चाहते थे, परिवारों को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो इस तरीके से वो अपनी इस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते थे। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। जो रिवोल्यूशन, क्रांतियाँ हुई थी, उससे पहले वाले जो कंडीशन थी उसमें बहुत से जो कंजर्वेटिव्स थे वो नहीं जाना चाहते थे। रादर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन द मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की। लेकिन उनका मानना था कि कुछ हद तक बदलाव होने भी चाहिए। तो नेपोलियन के द्वारा जो किए गए बदलाव थे उनसे उनको आगे बढ़ने में काफ़ी सहायता मिली, मोनार्की को आगे बढ़ाने में सहायता मिली। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, ए मॉडर्न आर्मी कैन एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ए डायनेमिक इकोनॉमी, द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। मॉडर्न आर्मी की सहायता से, जो आधुनिक हथियारों से लैस थी, उसकी सहायता से, और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी मतलब जो नौकरशाही थी, जो नए नए सिस्टम बनाए थे नेपोलियन ने, वो सारे सिस्टम उन्होंने ख़त्म नहीं किए। यूरोप में जब उन्होंने फ्रांस को हराने के बाद वहाँ पर कब्ज़ा किया, तो उन्होंने नेपोलियन की सारी जो सिस्टम था उसको ख़त्म नहीं किया, बल्कि उनको आगे एज इट इज़ रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि इस चीज़ को आगे बढ़ाकर वो अपने फ्यूडलिज्म को आगे बढ़ा सकते हैं, और दास प्रथा को आगे बढ़ा सकते हैं, राजतंत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। In 1815, representative of the European powers, Britain, Russia, Prussia, Austria, who had collectively defeated Napoleon, meet at Vienna to draw up a settlement for Europe. 1815 में जो रिप्रेजेंटेटिव जिन देशों ने मिलकर फ्रांस को हराया था, ब्रिटेन, रशिया, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ये सारे यूरोप के वियना नामक स्थान पर मिलते हैं। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ये यहाँ पर जो सभा हुई, यहाँ पर जो कांग्रेस हुई, उसे वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो वियना कांग्रेस कब हुई? 1815 में हुई। और इस कांग्रेस को, यानी कि इस सभा का जो इसको होस्ट किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 with the object of undoing most of changes that had come out in Europe during Napoleonic Wars। यहाँ पर जो संधि हुई, ट्रीटी ऑफ वियना हुई 1815 में, उसमें नेपोलियन के द्वारा युद्ध के दौरान जो बदलाव आए थे उन बदलावों को नहीं किया गया, मतलब उन जो ब्यूरोक्रेसी या बाकी जो सिस्टम में बदलाव लाया गया था उसको नहीं बदला, बल्कि जो बदलाव किए गए वो बदलाव ये थे कि जो बारबून डायनेस्टी थी, जिसका पहले फ्रांस पर शासन था, उसी के एक व्यक्ति को, बारबून डायनेस्टी के व्यक्ति को, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जिसका शासन था, लुई 16 जिसका शासक था, उसी से रिलेटेड परिवार से, उस परिवार से रिलेटेड ही किसी व्यक्ति को दोबारा से फ्रांस का शासक घोषित कर दिया गया। और
जो कि नेपोलियन से छीना गया फ्रांस था। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर में कभी फ्रांस आगे ना बढ़ पाए और इस तरह इतना शक्तिशाली ना हो पाए, इसके लिए उसके चारों तरफ स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली राज्यों का निर्माण किया गया। द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स which included Belgium was set up in the north and Genoa was added to Piedmont in the south। नीदरलैंड का शासन जो था वो बढ़ा दिया गया, उसमें बेल्जियम को मिला दिया गया और जिनेवा को पीडमोंट में मिला दिया गया, जो कि उसके साउथ में था। नॉर्थ में नीदरलैंड हो गया, साउथ में पीडमोंट हो गया। प्रेशर वॉज गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स while Austria was given control on the northern Italy। और इस तरह से जो प्रशा था उसको कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए जो कि उसके वेस्टर्न साइड में थे और नॉर्थर्न साइड में इटली को भी ऑस्ट्रिया और इटली को उसमें मिला दिया गया। इस तरह से स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली राज्य बन गए ऑस्ट्रिया, इटली और ये सारे शक्तिशाली जो पड़ोसी देश बन गए उसके, और आगे फ्यूचर में कभी भी वो इतना शक्तिशाली ना बन पाए, इसलिए उन पर नज़र रखी जाएगी। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेटअप बाय द नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड। और जो 39 स्टेट्स की जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाई गई थी, जो जोल्वराइन के नाम से बनाई गई थी, उस जोल्वराइन को डिज़ोल्व नहीं किया गया और उसको अनटच रखा गया, उसको आगे एज इट इज़ चलाया गया। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रशा वॉज गिवन ए पोर्शन ऑफ सैक्सनी। रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया और प्रशा को सैक्सनी का पार्ट मिल गया। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। इन सब नए क्षेत्रों का निर्माण करने का मेन मकसद था इन सब क्षेत्रों में राजशाही की पुनर्स्थापना करना, दोबारा से स्थापित करना, जो कि नेपोलियन ने इन सारे क्षेत्रों को जीतकर वहाँ से राजशाही को हटा दिया गया था और आगे दोबारा से राजशाही को, राजतंत्र को आगे बढ़ाना उनका मेन मकसद था। कंजर्वेटिव regime set up in 1815 were autocratic। They did not tolerate criticism and dissent, sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic governments. Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspaper, books, plays, songs, reflected the ideas of liberty and freedom। कंजर्वेटिव जो रिजाइम स्थापित किए गए थे, शासन बनाए गए थे ये परंपरागत, तो उनमें वो पूरी तरह से ऑटोक्रेटिक थे, यानी कि सेल्फ कंट्रोल थे, राजा का कंट्रोल था उन पर और उन्होंने किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म झेलना पसंद नहीं किया। जो भी लोग उनके विरुद्ध बोलते थे, और चाहे वो न्यूज़पेपर हो या कोई बुक में, प्ले में, सॉन्ग में, किसी भी तरह से कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता था। किसी तरह की लिबर्टी और फ्रीडम की जो बातें हैं वो इन न्यूज़पेपर और उनके द्वारा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि स्वतंत्रता और फ्रीडम की बातें करके लोगों को उकसाना एक अपराध माना जाने लगा था उस समय। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सारे जो आइडियाज़ थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़े हुए माने जाते थे। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन nonetheless continued to inspire liberals। लेकिन इतने सारे कंट्रोल लगाने के बाद भी, न्यूज़पेपर और इन सब पर कंट्रोल करने के बाद भी, सेंसरशिप लगाने के बाद भी, जो फ्रांस की क्रांति थी वो रह कर लोगों के मन में वो सारी चीज़ें याद दिला रही थी। जो लोग तो कुछ टाइम के लिए, चाहे उन्होंने 1-2 साल के लिए ही स्वतंत्रता के एटमॉस्फेयर में रहे हों, तो उससे वो उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे थे और बार बार उस यादें जो है वो अच्छी यादें उन्हें सता रही थी और वो चाहते थे कि राजतंत्र खत्म होकर फिर से वही माहौल क्रिएट हो जाए। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाय लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस। सबसे मेन जो मोटिव था, उनका जो मेन मकसद था, वो जो फ्रीडम, प्रेस का फ्रीडम था उस समय, उन स्वतंत्रता के काल में जिस समय यहाँ पर डेमोक्रेसी लागू की गई, उस समय प्रेस को फ्रीडम मिल गया था, लेकिन बाद में उसको कंट्रोल कर दिया गया, जिसके कारण वो लोग काफ़ी बुरा महसूस कर रहे थे और बार बार उसी चीज़ को लाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिवोल्यूशनरीज।
During the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalist underground. 1815 के बाद जब कंजर्वेटिज्म की शुरुआत हुई और राजशाही दोबारा से स्थापित हो गई थी यूरोप में, तो जो लिबरल्स थे, राष्ट्रवादी जो थे, उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा, छुपना पड़ा, क्योंकि अगर वो ओपनली अपना काम करते तो उनको उठाकर राजा जेल में डाल देते थे. सीक्रेट सोसाइटीज sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. अब धीरे धीरे सीक्रेट सोसाइटियाँ, गुपचुप तरीके से कुछ सोसाइटियों का निर्माण किया गया और ये लोग यूरोप के अलग अलग स्टेट्स में क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देते थे और उन्हें उन राजाओं के खिलाफ भड़काते थे और चुपचाप से उनको अपना काम करने के लिए कहते थे. टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ट ए कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. एक क्रांतिकारी होने का मतलब उस समय ये था कि राजा का विद्रोही होना, और राजा का विद्रोही क्योंकि जो वियना कांग्रेस के बाद जो राजशाही स्थापित की गई थी उसमें राजा मोनार्कियल राजशाही दोबारा स्थापित की गई थी, और राजा का विद्रोही होना यानी कि स्वतंत्रता की डिमांड करना और राजा का दुश्मन बन जाना. मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. और बहुत से लोग जो थे क्रांतिकारी, उन्होंने अपना मेन मकसद बना लिया था कि वो अपने देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाएंगे और स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए पूरे प्रयास करेंगे अपने देश के लिए. वन सच इंडिविजुअल्स वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरी जैसिपी मैजिनी. ऐसे ही क्रांतिकारियों में से एक था जैसिपी मैजिनी, बॉर्न इन जेनेवा इन 1807. मैजिनी का जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था. ही बिकेम ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी. वो एक सीक्रेट सोसाइटी थी उस समय, कार्बोनरी, उसका सदस्य बना. एज ए यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन द 1831 फॉर एग्जम्प्टिंग ए रिवोल्यूशन इन लिगुरिया. 24 साल की उम्र में उसको लिगुरिया में क्रांतिकारी गतिविधि में से जुड़े होने के कारण उसको देश निकाला दे दिया गया था 1831 में. ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़. और इससे प्रेरित होकर उसने 2 नई सीक्रेट सोसाइटियों का निर्माण किया, यंग इटली इन मर्सेल्स एंड देन यंग यूरोप इन बर्न. और उसने मर्सेल्स नामक स्थान पर इटली में ये यंग इटली के नाम से मर्सेल्स में एक सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया और बर्न में यंग यूरोप के नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया. और ये दोनों ही दोज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स. और इस क्रांतिकारी जो संगठन थे इसमें फ्रांस, पोलैंड और इटली, जर्मनी के सभी लोग जुड़े हुए थे जो उसकी सोच से सहमत थे. मैजिनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड. उसका मानना था कि भगवान ने, ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है और उसको नेचर के हिसाब से चलना चाहिए. सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम. इसलिए इटली जो है वो छोटे छोटे राज्यों का टुकड़ों से बना हुआ एक बड़ा साम्राज्य ना होकर एक राष्ट्रीय स्टेट बनना चाहिए, राष्ट्रीय राज्य बनना चाहिए. इट हैड टू बी फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन ए वाइडर अलायंस ऑफ नेशन. और उसने छोटे छोटे इटली से जुड़े हुए जो इटली की जो वो थी, इटली से इटालियन भाषा या इटालियन कल्चर से जुड़े हुए जो क्षेत्र थे उनको यूनिफाइड करके, एकत्रित करके एक बड़ा राज्य बनाने का प्रयास किया. दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी. और ये यूनिफिकेशन ही जो एकीकरण था उसी से इटालियन साम्राज्य की जो इटली को स्वतंत्रता मिल सकती थी. फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड. इस सोसाइटीज़ जो सीक्रेट सोसाइटीज़ की देखा देखी यूरोप के अन्य देशों में भी इसी तरह की सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई ताकि वो भी अपने देशों को आज़ाद करा सके मोनार्की से. मैजिनीज रिलेंटलेस पोजीशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटन द कंजर्वेटिव। मैजनी की इस विचारधारा और सोच से जो बाकी जो कंजर्वेटिव्स थे वो काफ़ी डर गए थे और परेशान थे। मैटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक जो था उस समय, जो चांसलर था, उसने भी मैजनी को अपने सिस्टम मतलब मोनार्की का, उस समय राजशाही का सबसे बड़ा शत्रु मैजनी को घोषित किया था मैटरनिक ने। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग।